पूरे समय अमेज़न ने एक अछूते और अज्ञात जंगल के रूप में प्रतिष्ठा रखी है। हालांकि इस धारणा ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया जब पुरातत्वविदों ने बोलीविया के अमेज़न बेसिन के निचले जंगलों में खोज करते हुए अत्याधुनिक लिडार तकनीक का उपयोग करने वाले एक असाधारण रहस्योद्घाटन पर ठोकर खाई। उन्होंने एक प्राचीन के आश्चर्यजनक प्रमाण को उजागर किया और उस क्षेत्र की परिष्कृत सभ्यता तब तक छिपी हुई थी। घनी वनस्पतियों के नीचे पिरामिडों सहित विशाल संरचनाएं थीं, जो प्रभावशाली 20 मीटर ऊंची थीं। इस क्षेत्र में खोजी गई कलाकृतियां प्राचीन सभ्यता के जीवन के जटिल और आश्चर्यजनक तरीके का प्रमाण प्रदान करती हैं, जो एक बार अमेज़न क्षेत्र में विकसित हुई थी। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय को सदमे में डाल दिया, क्योंकि अनुमान से पता चलता है कि इस पहले से अज्ञात सभ्यता की आबादी अपने चरम पर पहुंच गई थी। 6 से 9 मिलियन व्यक्तियों की संख्या के बीच अमेज़न क्षेत्र के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता है। इसे अक्सर पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। न केवल इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र शामिल है, ग्रह पर शेष उष्णकटिबंधीय वर्षावन, लेकिन यह स्थानिक और लुप्तप्राय पौधों और जानवरों की प्रजातियों सहित दुनिया की ज्ञात जैव विविधता के कम से कम 10% के लिए एक निवास स्थान के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा इसकी नदी महासागरों में वैश्विक कुल नदी निर्वहन में 15 से 16% का योगदान देती है। विशाल अमेज़न जंगल में फलने फूलने वाली एक उन्नत सभ्यता की धारणा कोई नई अवधारणा नहीं है। इसकी उत्पत्ति का पता लगाने के लिए हमें उस समय में वापस जाना होगा जब स्पेनिश ने पहली बार 1527 में इस क्षेत्र की खोज की थी। फ्रांसिस्को डी ओरेलाना, एक स्पेनिश, एक समृद्ध और प्रभावशाली स्पेनिश परिवार में जन्मे विजेता, मध्य और दक्षिण अमेरिका की नई दुनिया में एक अभियान पर निकले। उनकी प्रसिद्धि और भाग्य की खोज दशकों तक चली। वह विशेष रूप से पिजारो के करीबी सहयोगी के रूप में अधिक प्रमुख हस्तियों की छाया में रहे। वह परिवार जो इंका साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार था, जबकि वह पिजारो का एक वफादार समर्थक बना रहा और अक्सर सैन्य अभियानों और अभियानों पर फ्रांसिस्को पिजारो के सौतेले भाई गोंजालो के साथ जाता था। जब उसने इंका साम्राज्य पर कब्जा कर लिया तो उनके रिश्ते में खटास आ गई। 1540 में अभी तक अज्ञात अमेज़न नदी का पता लगाने का मौका मिला। वह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के दिल के भीतर छिपी हुई कथित समृद्ध सभ्यताओं को उजागर करने के लक्ष्य के साथ पेरू से प्रस्थान करने वाले एक खतरनाक अभियान में शामिल हो गए। इस यात्रा को चुनौतीपूर्ण बताते हुए कहना कम होगा। अभियान को खतरनाक इलाके का सामना करना पड़ा। खतरनाक एंडीज पर्वतों को पार करना और महीनों की यात्रा के बाद घने जंगलों में प्रवेश करना। दिसंबर तक उन्हें उन भव्य सभ्यताओं का कोई संकेत नहीं मिला जिनकी वे तलाश कर रहे थे। अभियान को भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अपने नेता के साथ हताशा की स्थिति में स्ट्रेट्स और पूरा समूह भूख और बीमारी को सहन कर रहा था, या अलाना को 50 लोगों के साथ भोजन की तलाश में पूर्वी इक्वाडोर में स्थित कोका नदी के किनारे के क्षेत्र का पता लगाने के लिए आगे भेजा गया था। कई दिनों के बाद उन्हें एक मित्रवत व्यक्ति मिला। कोका और नेपो नदियों के मिलन बिंदु पर बसी जनजाति ओरालाना वापस जाने और मुख्य समूह को सूचित करने के लिए उत्सुक थी, लेकिन उसके साथ ही नदी के ऊपर यात्रा करने की चुनौतियों के डर से तैयार नहीं थे और ऐसा न करने पर विद्रोह की धमकी भी दे रहे थे। बिना किसी अन्य विकल्प के आगे बढ़ते रहे और लाना ने अनिच्छा से पालन किया। उन्होंने फरवरी 1542 की शुरुआत तक नेपो नदी का अनुसरण किया। जब वे एक विशाल शक्तिशाली नदी पर पहुंचे, जिसे बाद में अमेज़न नदी के रूप में जाना जाएगा, उन्होंने शक्तिशाली अमेज़न की यात्रा करते हुए महीनों तक लेखन में अपनी उल्लेखनीय खोजों का दस्तावेजीकरण किया। गैस्पार डी कार्बाजल नाम के एक डोमिनिकन पादरी ने नदी के किनारे मीलों तक फैली विशाल बस्तियों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया, जिसमें विशाल राजमार्ग अंतर्देशीय थे। ये बस्तियां धन्य थीं। मांस, पक्षी, मछली, अनानास, एवोकाडो, प्लम, कस्टर्ड सेब और यहां तक कि अमेज़न नदी में 6 महीने से अधिक समय तक यात्रा करने और पेरू या अलाना और उनकी पार्टी से प्रस्थान करने के 1.5 साल बाद बियर जैसे पेय पदार्थ सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के साथ अंततः अटलांटिक पहुंचे। महासागर ने यूरोप में अपने असाधारण अभियान का सफलतापूर्वक समापन किया, या अलाना की अविश्वसनीय कहानियों ने उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप
उन्हें नए पाए गए क्षेत्र के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। इस क्षेत्र में विजय प्राप्त करना और बस्तियां स्थापित करना। दुख की बात है कि उनकी वापसी यात्रा दुर्भाग्य से ग्रस्त थी और वह फिर से अमेज़न का मुंह ढूंढने में असमर्थ रहे। 1546 में ग्रेट नदी को फिर से देखे बिना उनका निधन हो गया। आश्चर्यजनक रूप से अमेज़न नदी के लिए प्रमुख अभियान काफी समय तक आयोजित नहीं किए गए थे। उनकी मृत्यु के बाद 1600 के दशक के अंत तक जेसुइट मिशनरियों ने इस क्षेत्र में उद्यम करना और बस्तियां स्थापित करना शुरू नहीं किया था। हालांकि उन्हें उस उन्नत सभ्यता का सामना नहीं करना पड़ा जिसका वर्णन ओरालाना ने किया था। घने जंगल और देशी जनजातियों के छोटे छोटे बिखरे हुए समूह पाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप एक आम सहमति उभरी कि ओरालाना भ्रामक था और जिस अमेज़न की उन्होंने बात की थी वह एक पौराणिक स्वर्ग से ज्यादा कुछ नहीं था। यह विश्वास 20वीं शताब्दी में और भी मजबूत हुआ जब वैज्ञानिकों ने बंजर भूमि की मिट्टी पर ध्यान दिया। अमेज़न वर्षावन बड़े पैमाने पर कृषि प्रदान करते हैं, जैसा कि ओरालाना द्वारा वर्णित है। इसके बावजूद किंवदंतियां अमेज़न जंगलों के भीतर गहरे स्थित खोए हुए शहरों के बारे में बनी हुई हैं। एल डोराडो की खोज, जो कि सोने का प्रसिद्ध शहर है, कई स्पेनिश खोजकर्ताओं को ज्ञात क्षेत्रों से कहीं आगे जाने के लिए प्रलोभित किया और दुखद रूप से उनमें से कुछ कभी नहीं लौटे जिन्होंने इन किंवदंतियों को गंभीरता से लिया। ब्रिटिश खोजकर्ता पर्सी फॉसेट थे, जिन्होंने अपना जीवन के पौराणिक खोए हुए शहर की खोज में समर्पित कर दिया। खोजकर्ता को दृढ़ता से विश्वास हो गया कि यह शहर, जिसे उन्होंने बस झेड़ के रूप में संदर्भित किया था, अत्यधिक उन्नत था और एक शानदार सभ्यता का उत्पाद था। 20 अप्रैल 1910 को प्रसिद्ध एक्सप्लोरर ने अमेज़न जंगल में अपना तीसरा अभियान शुरू किया। जेड के खोए हुए शहर को खोजने का प्रयास। उन्हें क्या पता था कि अमेज़न में प्रवेश करने पर यह उनकी अंतिम यात्रा भी होगी। कर्नल फॉसेट अपने बेटे जैक और उनकी पार्टी के तीसरे सदस्य रैले रामेल के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। फॉसेट के अंतिम अभियान के बारे में बहुत कम जानकारी है। अपने से पहले के खोए हुए शहर तक किसी और के पहुंचने की संभावना के डर से फॉसेट ने अत्यधिक गोपनीयता बनाए रखी और भ्रामक निर्देशांक भी प्रदान किए, क्योंकि फॉसेट और उसके भाग्य को उजागर करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, साथ ही लेकिन सभी विफलता में समाप्त हो गए हैं। प्रचलित धारणा यह है कि फॉसेट का अभियान या तो फाउल प्ले के साथ मिला, बीमारी या चोटों के कारण दम तोड़ दिया, या दोनों के संयोजन से वास्तव में समूह के कम से कम एक सदस्य को लंगड़ा देखा गया। जब उन्हें आखिरी बार पीछा करते देखा गया था, अमेज़न के भीतर एक उन्नत सभ्यता की खोज में 1992 के अंत में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। एक अमेरिकी मानव विज्ञानी माइकल हैकेनबर्गर ने अमेज़न नदी बेसिन के माटो ग्रोसो क्षेत्र में छुट्टियां बिताने का अचानक फैसला किया। जनवरी 1993 तक ब्राजील में वह किकुरो जनजाति में बस गए थे, जहां के मुखिया ने उनके ज्ञान को पहचानते हुए जोर दिया कि वह एक महत्वपूर्ण स्थल पर जाएं। वहां उन्होंने छोटे छोटे मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों से भरी एक विशाल खाई देखी, जिससे उनकी जिज्ञासा भड़क उठी और वे विरोध करने में असमर्थ हो गए। उन्होंने अपनी छुट्टियां छोड़ दी और एक पूर्ण अभियान शुरू किया। हैकेनबर्गर को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने इस स्थल की बड़े पैमाने पर जांच की और पाया कि यह विशाल खाई पूरे क्षेत्र में फैले प्राचीन मिट्टी के कामों और बस्ती समसामयिक समुदायों की तुलना में वह 10 वर्षों तक मैटो ग्रोसो में इन साइटों का मानचित्रण और उत्खनन करने के लिए दृढ़ हो गए। उन्होंने खुद को इस काम के लिए समर्पित कर दिया और अंततः 2003 में विज्ञान पत्रिका में अपने निष्कर्षों को प्रकाशित किया। हैकेनबर्गर की खोजें उल्लेखनीय थीं। उन्होंने लगभग 2 से 3 मील की दूरी पर स्थित 19 बस्तियों का पता लगाया था जो आपस में जुड़ी हुई थीं। 165 फीट तक चौड़ी सड़कों द्वारा पूरे क्षेत्र में एक ग्रिड बनाते हुए बस्तियों के बीच के क्षेत्रों को सावधानीपूर्वक बगीचों और कृषि क्षेत्रों में व्यवस्थित किया गया था। अनुमान लगाया गया है कि इन बस्तियों में 2500 से 5000 लोग रह सकते थे और इनका उपयोग 800 से 1600 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका मतलब यह था कि वे उसी अवधि के दौरान कई यूरोपीय शहरों जितनी आबादी वाले थे। यही कारण है कि ये बस्तियां अनगिनत अन्वेषणों के बावजूद इतने लंबे समय तक छिपी रहीं। इस क्षेत्र में पुरातात्विक प्रयास काफी सरल थे। निवासियों ने अपनी इमारतों का निर्माण पत्थर के बजाय
मिट्टी की ईंट और लकड़ी का उपयोग करके किया था, जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में जल्दी खराब हो गई और समय के साथ दफन हो गई। स्थानीय चीफ हैकेनबर्गर के मार्गदर्शन के बिना 2002 में इस जांच पर कभी काम शुरू नहीं किया जा सका था। शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम की स्थापना दक्षिण पश्चिम अमेज़न में ब्राजील के एकर राज्य में स्थित जियोग्लिफ्स नामक विशाल ज्यामितीय अर्थवर्क की जांच करने के उद्देश्य से की गई थी। इन जियोग्लिफ्स ने विभिन्न प्रदर्शन किए थे। 300 से 1000 फीट तक के व्यास वाले वृत्त, हीरे, षटभुज और परस्पर जुड़े हुए आयतों सहित आकृतियां, 20 फीट तक गहरी खाइयों द्वारा उल्लिखित अतिरिक्त व्यापक मिट्टी के रास्ते 165 फीट चौड़े और आधा मील तक लंबे पाए गए, जिससे इनमें से कई जियोग्लाइफ्स बने। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक पूर्व औपनिवेशिक सभ्यता, जो पहले अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के लिए अज्ञात थी, ने इस प्राचीन सभ्यता में ज्यामितीय औपचारिक केंद्रों और जटिल सड़क प्रणालियों का निर्माण किया था। लगभग 2000 साल पहले 200 सी और 1283 सी के बीच वर्षावन में पनपे अनुमानों से पता चलता है कि इस क्षेत्र ने 60,000 लोगों की आबादी का समर्थन किया होगा। शोधकर्ताओं ने एक अनावरण किया। दक्षिण में बोलीविया से लेकर उत्तर में अमेज़न राज्य तक 150 मील तक फैले 200 से अधिक जियोग्लिफ की उल्लेखनीय खोज। फिर भी शोधकर्ताओं ने स्वीकार किया कि उनकी जांच ने केवल सतह को खंगाला था। एक प्रमुख शोधकर्ता ने सुझाव दिया कि उन्होंने केवल 10% की खोज की थी। वास्तव में 2010 के अंत में एक अभूतपूर्व तकनीक अस्तित्व में आई, जिसने पुरातत्व में क्रांति ला दी और 2019 में रहस्यमय जियोग्लिफ्स की अद्वितीय समझ की पेशकश की। एक टीम ने एक हेलीकॉप्टर अभियान चलाया। एक प्राचीन सभ्यता के पूर्ण पैमाने को प्रकट करने का साहसिक लक्ष्य उन्होंने उन्नत लिडार तकनीक का उपयोग करके पूरा किया, जो प्रकाश का पता लगाने और रेंजिंग के लिए एक संक्षिप्त नाम है। इस तकनीक में विमान को एक विशेष लेजर से लैस करना शामिल है। यह तकनीक अवरक्त लेजर बीम के ग्रिड को उत्सर्जित करके संचालित होती है। इन लेजर किरणों के नीचे जमीन की ओर जाने वाला विमान सतह के साथ संपर्क करता है, जिससे ढेर सारे डेटा बिंदु उत्पन्न होते हैं, जिनका उपयोग इलाके और उसके दोनों को प्रकट करने वाले अत्यधिक विस्तृत डिजिटल मानचित्र बनाने के लिए किया जा सकता है। छिपी हुई पुरातात्विक विशेषताएं लिडार के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक, घने जंगल की छतरी के नीचे छुपी हुई संरचनाओं का अनावरण करते हुए वनस्पति को डिजिटल रूप से अलग करने की इसकी क्षमता है। पुरातत्वविदों को अमेज़न के घने जंगल में एक महत्वपूर्ण बाधा का सामना करना पड़ा, जिससे हवाई अवलोकन और जमीनी अन्वेषण दोनों में बाधा उत्पन्न हुई। हालांकि लिडार ने इस बाधा को पार कर लिया। इसके माध्यम से वन आवरण को डिजिटल रूप से हटाकर वे कुछ ही दिनों या मिनटों में तेजी से विस्तृत क्षेत्रों का पता लगाने में सक्षम हो गए, जो कि एक कार्य था। अन्यथा पारंपरिक तरीकों का उपयोग करने में वर्षों की मांग की गई। लिडार तकनीक ने शोधकर्ताओं को आश्चर्यजनक छवियों का खजाना प्रदान किया, जिनमें से पहले से अज्ञात संरचनाओं की एक बड़ी संख्या को प्रदर्शित किया गया था। इनमें से आयताकार मंच, शंक्वाकार पिरामिड, रक्षात्मक बैंक, नहरें, जलाशय और व्यापक सीधे मार्ग थे, जो अलग अलग आकार की कई बस्तियों को जोड़ते थे, जबकि ये साइटें दिखाई देती थीं। हवाई सर्वेक्षण के दौरान घनी वनस्पतियों के नीचे छिपे हुए छवि विश्लेषण ने पुष्टि की कि वे वास्तव में महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल थे। यह खोज पुरातत्वविदों द्वारा अमेज़न के इतिहास को समझने के तरीके में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। अमेज़न में गैर कृषि खानाबदोश लोगों द्वारा निवास किए जाने के बारे में पूर्व मान्यताओं को चुनौती दी गई, क्योंकि सबूत सामने आए कि ये प्राचीन आबादी वास्तव में गतिहीन थी और कृषि प्रथाओं में लगी हुई थी। प्राचीन सभ्यता की जटिलता और अप्रत्याशित जीवन शैली को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें एक बार अमेज़न क्षेत्र में लिडार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1 एकड़ में जहां पहले कई जियोग्लिफ पाए गए थे, जानकारी को एक साथ जोड़कर 2020 के एक अध्ययन से पता चला कि जियोग्लिफ और गांवों को टीलों के चारों ओर संरचित किया गया था, जिसमें बाहर की ओर निकलने वाली सड़कें थीं।
जो घड़ी के निशान या सूरज की किरणों की याद दिलाती थीं। इस दिलचस्प पैटर्न ने शोधकर्ताओं को इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित किया कि यह हो सकता है। ब्रह्मांड की स्वदेशी समझ का प्रतिनिधित्व करने वाले शोधकर्ताओं ने इस सवाल पर सवाल उठाया कि उन्होंने कला से मिलती जुलती इतनी जटिल ग्रिड का निर्माण कैसे किया, क्योंकि वे इस पर विचार कर रहे थे। एकर और माटो ग्रोसो के बीच स्थित बोलीविया के सुदूर लियानोस डी मोजोस क्षेत्र में इस बार एक और महत्वपूर्ण सफलता। इस क्षेत्र में जमीनी पुरातात्विक अनुसंधान के साथ 70 फीट तक ऊंचे टीले और सैकड़ों मील लंबी नालियां और नहरों का पता चला है। हालांकि इसके घने जंगल और सुदूरता के कारण इन उल्लेखनीय निष्कर्षों को 2022 में अन्य क्षेत्रों में खोजों के समान ध्यान नहीं मिला। जर्मनी, यूके और बोलीविया के पुरातत्वविदों के एक समूह ने हाइको के नेतृत्व में प्रुमर्स ने लिडार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वैज्ञानिक दुनिया में उन्माद पैदा करने वाले क्षेत्र के आश्चर्यजनक रहस्यों का खुलासा किया। प्लमर्स और उनकी टीम ने 26 अद्वितीय निपटान स्थलों की पहचान की, जिनमें 2 भव्य शहरी केंद्र शामिल हैं, जिन्हें लैंडावर और कोटोका के नाम से जाना जाता है। ये केंद्र स्मारकीय कोर के आसपास आयोजित किए गए थे, जिसमें बड़े उभरे हुए मंच थे जो बड़े पैमाने पर समर्थन करते थे। शंक्वाकार पिरामिड प्रत्येक 3 रक्षात्मक छल्लों और प्राचीर किलेबंदी से घिरा हुआ है। ये शहरी केंद्र महत्वपूर्ण रूप से एकड़ या मैटोग, लैंडावर और कोटोका के आसपास का आकार और विकास 200 वर्ग मील तक फैली छोटी बस्तियों के एक व्यापक नेटवर्क का दावा करता है, जो सभी सड़कों और पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं। इस जटिल नेटवर्क में कई नहरें और जलाशय शामिल हैं, जो एक परिष्कृत जल विज्ञान प्रणाली का संकेत देते हैं, जो संभवतः पिछले क्षेत्र के विपरीत पूरे क्षेत्र में पानी की आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं। एकर या माटो ग्रोसो में खोज, जहां छोटी बस्तियां अपेक्षाकृत एक साथ एकत्रित थीं, यानोस डी मोजोस ने बड़े शहर के आसपास केंद्रित एक संपूर्ण शहरी क्षेत्र का खुलासा किया। केंद्र और उपनगर, जैसा कि शोधकर्ताओं ने इसका वर्णन किया है, यह उष्णकटिबंधीय कम घनत्व वाले शहरीकरण का एक अनूठा रूप दर्शाता है, जो पहले अमेज़न में नहीं देखा गया था। पूर्व हिस्पैनिक काल के दौरान पूरा क्षेत्र घनी आबादी वाला था, जिस पर विश्वास करना मुश्किल है कि इस अप्रत्याशित खोज ने सभी की अपेक्षाओं को पार कर लिया। पैमाने और परिष्कार बस्तियों के जलाशयों और सुरक्षा से पता चलता है कि अमेज़न में पहले के अनुमान से कहीं अधिक बड़ी आबादी है। कई शोधकर्ताओं ने इस खोए हुए अमेज़न की आबादी का अनुमान लगाना शुरू कर दिया है। सभ्यता के विभिन्न मॉडलों का उपयोग करते हुए आमतौर पर उद्धृत अनुमान से पता चलता है कि अधिकतम आबादी 6 से 9 मिलियन लोगों के बीच है, जबकि कुछ का तर्क है कि यह 10 या 20 मिलियन से भी अधिक हो सकती है। ये आंकड़े क्षेत्र की आबादी के बारे में पहले से मानी जाने वाली किसी भी चीज से कहीं अधिक हैं। मुख्य धारा के विज्ञान का प्रचलित परिप्रेक्ष्य आधिकारिक तौर पर है और विशाल अमेज़न सभ्यता की पुष्टि के साथ निश्चित रूप से अस्वीकृत। यह हमें आश्चर्यचकित करता है कि यह सभ्यता रहस्यमय तरीके से कैसे गायब हो गई। इस सभ्यता का भाग्य कैसे गायब हो गया, अभी भी पता लगाया जाना बाकी है कि कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। उनमें से मुख्य है दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय आगमन द्वारा लाए गए चेचक और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों की भूमिका। इन बीमारियों ने मूल आबादी पर कहर बरपाया, जिनमें प्रतिरक्षा की कमी थी। परिणाम गंभीर थे। अनुमान से संकेत मिलता है कि 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान 90% से लेकर संभावित रूप से 99 दक्षिण अमेरिकी आबादी इन बीमारियों का शिकार हुई। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करने से इस बात की स्पष्टता मिलती है कि क्यों किसी समय समृद्ध सभ्यता का कोई अवशेष नहीं है, जिसकी जनसंख्या में कुछ ही पीढ़ियों में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई। जंगलों ने उनकी बस्तियों को अपने कब्जे में ले लिया। उनके शहरों को मुख्य रूप से पत्थर के बजाय मिट्टी की ईंट और लकड़ी जैसी सामग्रियों से बनाया गया था। उनकी उपस्थिति के सबूत तेजी से नष्ट हो गए और नीचे दब गए। फ्रांसिस्को डी ओरेलाना की प्रारंभिक खोज के बाद जब यूरोपीय लोगों ने जंगल की मिट्टी का अधिक अच्छी तरह से पता लगाया, तो उन्हें खोजने के लिए कुछ भी नहीं मिला।
गलती से यह निष्कर्ष निकालना कि सभ्यता कभी अस्तित्व में नहीं थी, क्योंकि 2 मिलियन वर्ग मील से अधिक क्षेत्र अमेज़न की मोटी छतरी के नीचे छिपा हुआ था। अन्वेषण का प्रयास लिडार और उत्खनन तकनीकों जैसे उन्नत उपकरणों द्वारा समर्थित है, जो इन प्राचीन समाजों के और भी बड़े रहस्योद्घाटन के अनावरण की संभावना रखता है। उन्हें मानवता के अतीत में और गहराई तक जाने का मौका दिया जाता है, और ऐसा करने से संभावित रूप से ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जो न केवल हमारे इतिहास में बल्कि हमारे भविष्य के प्रक्षेप पथ में भी विस्तारित होती है।